I would like to invite now Professor Arun Kumar, retired Professor of Economics, JNU, to speak on economic transformation and inclusive growth for Bharat at 2047. पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए। तो जो सब्जेक्ट हमारा रखा गया वो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर भारत 2047। तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो हमारा अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। इफ़ वी डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर वी विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर। और दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, इक्विटी की बात। तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटी की बात हमें करनी है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि आज इक्विटी क्यों नहीं है, तो उसका हम फिर समाधान ढूंढ सकते हैं कि इक्विटी कैसे आएगी। तो पहली बात जो स्ट्रक्चरल चैलेंज की है, अगर उसको हमें देखना है तो स्ट्रक्चर में आज रोज़गार, और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग लोग हैं, रोज़गार एक समस्या है जो सबके सामने बहुत ही बड़ी है। ख़ासकर जो एजुकेटेड यूथ है 15 से 29 साल का, उसके लिए बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। महिलाओं में बहुत बेरोज़गारी है। सो लार्ज नंबर ऑफ विमेन आर आउटसाइड व्हाट्स दे कॉल्ड द लेबर फोर्स, तो उनके लिए समस्या है। और जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है वो है कि हमारी अर्थव्यवस्था में दो बड़े हिस्से हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6% लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94%। बट द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज 55% एंड द आउटपुट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज 45%। तो लोग तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम काम करते हैं लेकिन उनका उत्पादन उसके अनुपात में काफ़ी ज़्यादा है। सो देयरफॉर this is one important cause of why there is such a lot of disparity in the country between the organized sector and the unorganized sector. तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिवाइड है, इसके चलते हुए रूरल अर्बन डिवाइड है हमारे देश में, इसके चलते हुए हमारा एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का डिवाइड है, इसके चलते हुए महिलाओं का और पुरुषों का डिवाइड है। तो सब तरह के जो डिवाइड हैं वो ये अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डिवाइड से इंटरलिंक्ड हैं। तो पॉलिसी में अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। तो ये जो पॉलिसी है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फेवर नहीं कर रही, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आगे बढ़ाने की है। और इम्प्लिसिटली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो एग्रीकल्चर है वो मार्जिनलाइज हो जाता है, अर्बनाइजेशन से रूरल एरियाज़ मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो उससे फिर हमारी डिस्पैरिटी जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो हमारा जो डेटा आता है, जो हम जीडीपी देखते हैं, बाकी जो डेटा आता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो इसका मतलब है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डेटा बहुत कम है। और इसीलिए जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए पैंडेमिक के बाद लोग बात कर रहे हैं कि के शेप रिकवरी है, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है। तो ये जो बढ़त है ऑर्गेनाइज सेक्टर की और जो गिरावट है उसके चलते हुए डिस्पैरिटी और बढ़ जाती है, इनिक्विटी और बढ़ जाती है। तो इसलिए हमको जो नीतियां हैं वो अपनी बदलनी पड़ेंगी जिससे कि हम और ज़्यादा असंगठित क्षेत्र को प्रमोट कर सकें। और ये सीधा सीधा उदाहरण है हमारे के सामने कि जैसे ट्रेड है, कृषि में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसके बाद ट्रेड में काम करते हैं। तो ट्रेड जो सेक्टर है वो अगर आप पिछले 6-7 साल में देखें तो ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 25-30%। और जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट में है। तो उसके चलते हुए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ट्रेड है वो गिर रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का ट्रेड बढ़ रहा है। उसी तरह अगर आप डेटा देखें तो लेदर गुड सेक्टर, वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है। लगेज इंडस्ट्री, वीआईपी के चेयरमैन बात कर रहे थे सीएनबीसी पे, वो कह रहे थे कि हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बढ़त हो रही है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है। प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, मिस्टर जगन्नाथन जो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के ओवरऑल चेयरमैन हैं, वो भी यही कह रहे थे कि हम 5 बड़े यूनिट्स इकाइयाँ हैं और 25 छोटी इकाइयाँ हैं। हम 5 बहुत खुश हैं क्योंकि हम 24% की ग्रोथ हो रही है।
और क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री वो गिरावट पे है। तो तरह तरह से अगर आप डेटा देखें तो हमारे यहाँ जो डिवाइड है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का, ये बढ़ता चला जा रहा है। और उसके चलते हुए जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्रोथ हमारी है वो डिमांड पे निर्भर करती है। हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी डिमांड है उसी के अनुसार जो है उत्पादन होगा, उसी के अनुसार हमारी इंडस्ट्री जो है आगे करेगी। तो जो आरबीआई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा देता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का देता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा में अगर आप पिछले 7-8 साल से देखें तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 और 75 के बीच में था। पैंडेमिक के दौरान तो ऑफ कोर्स 40 पे पहुंच गया था, बहुत कम था। लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि अगर आप 100 कारें प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपकी 70 कारें बिक रही हैं तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% है। तो अगर 70% है तो आप फिर जो इन्वेस्टमेंट और क्यों करेंगे? आप कैपेसिटी को 110 क्यों बनाएंगे? क्योंकि फिर तो आपकी और कारें नहीं बिकेंगी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब 85-90 आ जाती है तब जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। और क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर नहीं बढ़ेगा ज़्यादा तो फिर हमारी ग्रोथ पे परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा समृद्ध समाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 में 10% है। यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो रिच क्लास है, वो हैं। तो हमारी ग्रोथ इस 10% के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं उसमें 46% कृषि में हैं, 48% उसमें जो माइक्रो और स्मॉल सेक्टर में हैं। तो इनके पास परचेजिंग पावर बहुत कम है। और इसीलिए जब आरबीआई ने फटकार लगाई थी पैंडेमिक के दौरान तो सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया था। वो ई श्रम पोर्टल में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। उसका डेटा जो आया 30 करोड़ का कि 90% 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो यानी कि वो करीब करीब गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो हमारे यहाँ जो डिमांड जनरेट कर सकती थी उसके पास आमदनी कम होने से वो डिमांड नहीं जनरेट करती है। तो इसलिए हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ही नैरोली फोकस्ड है। वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच, ये करीब 10% जनता है हमारी जिसके आधार पे हमारा ग्रोथ हो रहा है। बाकी जो 90% है वो जो है डिमांड जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें इसको बदलना है तो हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ और ध्यान देना पड़ेगा। कृषि में जो 46% काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़े, 48% जो माइक्रो स्मॉल सेक्टर में काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़े, तो फिर अर्थव्यवस्था में डिमांड और तेज़ हो जाएगी। So we need to focus on the unorganized sector if demand is to rise and if the growth rate is to rise in the economy. अब अगर हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या करें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कृषि में आमदनी बढ़ेगी जब उनको दाम उचित मिलेगा। तो दाम उचित मिलना कृषि में एक ये बड़ी चीज़ है जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े। दूसरा जो माइक्रो सेक्टर है जिसमें करीब 6.5 करोड़ यूनिट्स हैं, यानी अगर आप देखें तो 6,000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट हैं और 6.5 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। ये जो एमएसएमई का 97.5% जो एम्प्लॉयमेंट है वो माइक्रो सेक्टर से आता है। तो अगर हमें माइक्रो सेक्टर को बढ़ाना है तो वहाँ तो एवरेज में 1.7 का एम्प्लॉयमेंट है। तो क्या तो बेचारा अपना मार्केटिंग कर सकता है, क्या फाइनेंस कर सकता है, क्या वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकता है। तो हम लोगों ने सुझाया है कि माइक्रो जो यूनिट्स हैं उनके कोऑपरेटिव बना देंगे तो वो अपने कोऑपरेटिव के तौर पे वो आगे बढ़ सकते हैं। चीन का भी जो डेवलपमेंट हुआ 1980s 90s में वो उसके आधार पे हुआ था कि वहाँ पे विलेज इंडस्ट्री को 30% 35% उन्होंने बढ़ाया और उससे फिर उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कैसे, तो जैसे अगर भदोई में कारपेट्स हैं तो उनके कारपेट वीपर्स का हम बना दें। अगर जो खुर्जा में जो पॉटरी है तो पॉटरी का जो बना दें कोऑपरेटिव। अलीगढ़ में अगर ब्रास है तो वहाँ पे ब्रास का बना दें जिससे कि उनको मार्केटिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इन तीनों में उनको मदद मिल सके। तो ये एक संभावना है कि हम ये कर सकते हैं कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। और ऑर्गेनाइज सेक्टर को इससे फ़ायदा होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। उन्होंने जब कॉर्पोरेट सेक्टर को कंसेशन मिला 2019 में तो उसका असर ये हुआ कि उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो गई। और बैलेंस शीट क्लीन होने का मतलब है कि उनका जो ऋण था वो ख़त्म हो गया। तो अब वो इस कैपेसिटी में है कि उनके पास सरप्लस है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे
तो फिर अर्थव्यवस्था तेज़ी पे आ जाएगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डिमांड बढ़े तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये दो चीज़ें हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम आगे बढ़ावा दें, उनकी आमदनी बढ़ाएं, तो उससे फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर भी तेज़ हो जाएगा और हमारा रेट ऑफ ग्रोथ और ज़्यादा आगे तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के साथ एक जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कमज़ोर है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमज़ोर होने के वजह से आज जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसमें हम फंस गए हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब को पता है कि हम ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। तो उसकी वजह से रूस के बीच में, चीन के बीच में और अमेरिका के बीच में हम फंस गए हैं। अब ये देखिए, चीन अपना जीडीपी का 3% R&D में खर्च करता है, हम 0.65% खर्च करते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, यानी चीन हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहा है। इसीलिए वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और हमें भी, हालांकि वो एक तरह से दुश्मन देश था अभी तक, जो हुआ डोकलाम में और गलवान में और सब, लेकिन हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, यानी हम $100 बिलियन की मदद दे रहे हैं चाइना को। और वो क्यों? क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स भी वहाँ से आते हैं और लो टेक्नोलॉजी आइटम्स भी आते हैं। गणेश की मूर्ति आ जाती है, मांझा आ जाता है, पिचकारी आ जाती है, और हाई टेक में आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, ये सारे भी आ रहे हैं वहाँ से, फैक्ट्री वहाँ वो लगा रहे हैं। तो इसलिए जब तक R&D में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम बीच में फंस जाएंगे। और R&D अच्छा करने के लिए शिक्षा पद्धति को ठीक करना पड़ेगा। तो शिक्षा पद्धति की क्या समस्या है? एसर रिपोर्ट आती है 2005 से, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो हमें बताती है कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर सकते। सो इफ दे कैनॉट डू सेकेंड क्लास रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स, दे विल नेवर बी एबल टू गेट अ डिजायरेबल गुड जॉब. They will never be able to transit to the organized sector. So educational standards have to be improved at a very big level. Only if our school education is better, will the higher education be better, will the R&D become better. So I think that's something that we have to face. The next challenge before us is what Trump is doing. What is Mr. Trump doing? He's saying, I'm the king of the world. And I will present to you the raw face of capitalism. Abhi we had a soft face of capitalism, multilateralism, in which there was a give and take. हम कुछ दे रहे हैं, वो कुछ ले रहे हैं. तो WTO के negotiation में what did we get? We got some concessions, some concessional duties. And what did the Americans and the rich nations get? They got trips, they got trims, they got services. So they could bring in their services, they could bring in their intellectual property right, and they could get a benefit out of that. So in other words, this give and take was there. That has been removed now by Mr. Trump. Now he's presenting a very hard face of capitalism, where he's saying, I am going to do what I like. तो जैसे EU के साथ नेगोशिएशन किया, तो EU के साथ नेगोशिएशन में क्या कहा कि मैं आपके ऊपर 15% टैरिफ लगाऊंगा, पर आप 0% टैरिफ लगाएंगे, और आप हमें $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे. जापान के साथ भी वही किया, साउथ कोरिया के साथ भी वही किया, और हमारे साथ भी वही कर रहे हैं कि या तो आप अपना कृषि का बाजार खोल दीजिए और रूस से जो अपना तेल लेना कम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर ज़बरदस्त टैरिफ लगाऊंगा. तो एक तरह दादागिरी चल रही है. ये जो दादागिरी चल रही है वो इस आधार पे चल रही है कि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, मिलिटरीली वो आगे हैं, और इसलिए वो सबको दबा रहे हैं. और उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली कि सबको तोड़ लो, अलग अलग, EU से अलग नेगोशिएशन करो, जापान से अलग करो, भारत से अलग करो, साउथ कोरिया से अलग करो, सब साथ ना हो जाएं. तो एक शुरू में ये धारणा थी कि वी विल हैव WTO माइनस द USA. वो WTO माइनस USA उन्होंने ख़त्म कर दिया. उन्होंने सबके साथ अलग अलग नेगोशिएट करके जो उनको चाहिए था वो है. लेकिन इसका सबक उनको मिलेगा, क्योंकि अगर आप 1920, 1930 का देखें तो जो हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म था, उसी की वजह से डिप्रेशन आया, उसी की वजह से क्राइसिस आया कैपिटलिज्म में. तो इसीलिए उस समय जो समझ आई केन्जियनिज्म और जो बाकी जो डेवलप हुआ कि हमें एक सॉफ्ट फेस चाहिए, एक वेलफेयर कैपिटलिज्म चाहिए. वेलफेयर कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म का गोल्डन पीरियड दिया 1950s, 60s, 70s में, जिसमें कि कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा. अब उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो कैपिटलिज्म का क्राइसिस आ जाएगा. और क्राइसिस क्या दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है.
आज जो टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसके चलते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कृषि में भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। हार्वेस्टर, कंबाइंस, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इनकी वजह से कृषि में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। और बाकी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक मारुति के वर्कर से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि आज से 10 साल पहले एक कार 58 सेकंड में निकलती थी, उस पर 10 रोबोट और 10 आदमी काम करते थे। आज एक कार 38 सेकंड में निकलती है, उसमें 20 रोबोट और 5 लोग काम करते हैं। तो आपका उत्पादन बढ़ गया लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये चल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आज की समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गिवन द टेक्नोलॉजी। और एआई की वजह से, जैसे कि अभी बताया गया, एआई की वजह से ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि अभी तक जब टेक्निकल चेंज होता था तो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करता था, लेकिन ये जो एआई है ये मेंटल लेबर को डिस्प्लेस करेगा। डॉक्टर का काम, आर्किटेक्ट का काम, जर्नलिस्ट का काम, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे ये जो चेंज आ रहा है इसकी वजह से बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। और अगर हम वेलफेयरिज्म की तरफ नहीं जाते हैं तो जैसे जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो ईस्ट यूरोप के पास कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने अपने टैक्स रेट काटने शुरू किए। तो वो जो टैक्स रेट कटौती हुई उससे पब्लिक सेक्टर में डिक्लाइन हुआ। तो इसको बोलते हैं बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। कैपिटल हैज मूव टू दोज कंट्रीज विच आर गिविंग मोर कंसेशन। सो कैपिटल इज एबल टू एक्सट्रैक्ट कंसेशंस फ्रॉम नेशन स्टेट्स एंड फ्रॉम स्टेट्स। तो इसमें कैपिटल और लेबर के बीच का जो गैप है वो और बढ़ गया। और दो सेकेंड जो हुआ वो रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम मतलब हर एक ने अपने टैक्स काटे, ईस्ट यूरोप ने काटे, जर्मनी ने काटे, ब्रिटेन ने काटे, फ्रांस ने काटे, तो पब्लिक सेक्टर और कमज़ोर हो गया। इसके अलावा जो चैलेंज आज हमारे सामने आ रहा है वो कंज्यूमरिज्म का, एनवायरनमेंट का। कंज्यूमरिज्म इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और कंज्यूमरिज्म के चलते हुए हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जैसे अभी रेफ़र किया गया अनिर्बान जी ने कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कैलिफोर्निया में आग लग जाती है, कनाडा में हीट डोम हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस, फ्रांस में, साउथ फ्रांस में आग लगती है जहाँ पे होती नहीं है। आप देखें तो यांगसी नदी 3 साल पहले सूख गई थी, जो हमारी गंगा नदी से भी 4 गुनी ज़्यादा बड़ी है। तो तरह तरह के एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अगर हमें चैलेंज अपना लेना है 2047 के लिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो हमारा टेक्नोलॉजी का चेंज है, जो हमारा एजुकेशन का है, जो हमारा पर्यावरण का है, इनको सबको हमें साथ लेके अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर ये प्लान हम बना लेते हैं तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा और उसके साथ फिर हम जो एक उन्नत और विकसित देश बन जाएंगे। हमें उन्नत और विकसित देश बनने के लिए आज की परिभाषा में $14,000 प्रति व्यक्ति की आय चाहिए। वी नीड $14,000 पर कैपिटा ऑफ इनकम। टुडे वी आर एट $2,700, so we require about 8.5% rate of growth every year till then. That 8.5% can be only achieved provided we generate enough demand and equity in the economy. With that, I'll close. Thank you very much.